बुलाते हैं, उसमें UNFCCC आपके कार्बन एमिशंस को मेजर करेगी और ये मेजरमेंट जो है वो मैंडेशंस के हिसाब से होना चाहिए. So this is the complete scenario that was given in Kyoto Protocol. Guys, USA never ratified Kyoto Protocol. मैंने बोला था ना, रैटिफिकेशन जरूरी होता है किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए. यूएसए ने कभी क्योटो प्रोटोकॉल को रैटिफाई किया ही नहीं. यूएसए वाज, या मैं ये नहीं कहूंगा वाज अनेबल, यूएसए डिड नॉट रैटिफाई द क्योटो प्रोटोकॉल. कुल मिला के गाइस 84 कंट्रीज ने क्योटो प्रोटोकॉल को रैटिफाई किया. 84 कंट्रीज रैटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल. उन्होंने कोशिश करी अपने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने की. फिर उनका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड आया. और गाइस, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड आने के बाद ध्यान से समझिएगा, जब 2011 में रिजल्ट्स आए, देन नॉट इवन अ सिंगल कंट्री was able to achieve the targets. एक भी कंट्री ऐसा नहीं था 84 कंट्रीज में से जिसने टारगेट अचीव कर लिया हो, जो टारगेट अचीव करने में सक्सेसफुल रहा हो. एंड दैट इज व्हाई इन 2011 क्योटो प्रोटोकॉल was declared a failure. क्योटो प्रोटोकॉल को फेलियर डिक्लेयर कर दिया गया था. This is the story that you need to know about Kyoto Protocol. तो सबसे पहले क्या समझना है? Countries with large carbon footprints, countries with small carbon footprints, NX1 countries, NX2 countries, non-NX countries. NX1 countries, binding targets, reduction of carbon emission by at least 5.3% according to 1990 levels. NX2 countries, non-binding targets, again reduction of carbon emissions by at least 5.3% 1990 levels. Non-NX countries are advised to reduce carbon emissions, nothing else. 8 years were given for preparation, and then there was a 5-year first commitment period. In that first commitment period, no country was able to achieve the targets. Now the question arises, why wasn't any country able to achieve the targets? क्या रीजन थे गाइस जिस वजह से क्योटो प्रोटोकॉल फेल हो गया? What were the reasons of the failure of Kyoto Protocol? Now guys, when we are talking about the reasons of failure of Kyoto Protocol, then guys, please try to understand one of the most important reasons of the failure of Kyoto Protocol was the subprime crisis, जिसे आप लोग सिंपल वर्ड्स में रिसेशन कहते हैं, in US in 2008. सबसे बड़ा रीजन था क्योटो प्रोटोकॉल के फेलियर का यूएस रिसेशन ऑफ 2008. गाइस, जब यूएस रिसेशन में गया 2008 में, तो इसका इंपैक्ट वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी की सारी इकोनॉमीज के ऊपर पड़ा. और जब वर्ल्ड इकोनॉमीज ने स्लो डाउन दिखाया, तो कंट्रीज ने किसी भी तरीके से अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करने की कोशिश करी. और जब कंट्रीज ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज करने की कोशिश करी, तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया. और जब उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया, तो इसकी वजह से उनके कार्बन एमिशंस इंक्रीज हुए. द कार्बन एमिशंस इंक्रीज्ड, और इसी वजह से वो नहीं अचीव कर पाए अपने टारगेट्स को. They were unable to achieve their targets. So this is what you need to understand. The first reason of the failure of Kyoto Protocol was the subprime crisis
in US in 2008। अब मुझसे मत पूछना मैसेज करके सब प्राइम क्राइसिस क्या है, ये बेटा इकोनॉमी का टॉपिक है। हाँ, तो पहला रीजन था सब प्राइम क्राइसिस और दूसरा रीजन था नो डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन given by UNFCCC and IUCN। गाइस जो दूसरा रीजन था वो था UNFCCC और IUCN ने कोई डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन नहीं दिया था। यानी कि गाइस इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, UNFCCC और IUCN ने सीधे सीधे ये बोल दिया कि आपको अपने एमिशंस रिड्यूस करने हैं, यू हैव टू रिड्यूस योर एमिशंस। लेकिन गाइस UNFCCC या IUCN दोनों में से भी किसी ने ये नहीं बताया कि इन एमिशंस को रिड्यूस कैसे करना है। कोई डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन दिया ही नहीं था। सारे के सारे कंट्रीज अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट करने लग गए और किसी भी कंट्री का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जब प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता है ना, जब कंटिजेंसी प्लान नहीं होता है ना, तो यही होता है, सारे कंट्रीज अपनी तरफ से किसी ना किसी तरीके से कोशिश करने लग गए। कोशिश भी नाकामयाब रही क्योंकि बीच में यूएस रिसेशन आ गया था और उनके एक्सपेरिमेंट्स भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। Guys, these were the two major reasons for the failure of Kyoto Protocol. So please remember, first was the subprime crisis in US, जिसकी वजह से एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया था और इस ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन से उभरने के लिए कंट्रीज ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया और इस वजह से वो एनवायरमेंटल सिनेरियोस पे फोकस नहीं कर पाए। And secondly, it was no definite plan of action given by UNFCCC and IUCN। तो गाइस इतनी कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट द क्योटो प्रोटोकॉल। तो कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, NX1 NX2 नॉन NX कंट्रीज क्या होते हैं, क्या मैंडेशंस हैं जो दी गई तीनों टाइप के कंट्रीज के लिए, पहला कमिटमेंट पीरियड कब था और लास्टली क्योटो प्रोटोकॉल फेलियर क्यों हुआ। इतनी कहानी है जो आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पता होनी चाहिए। अब गाइस क्योटो प्रोटोकॉल तो फेलियर हो गया, अब आगे की कहानी सुनते हैं। अब आगे की दो कहानी और है, एक है दोहा अमेंडमेंट और फिर लास्ट है पेरिस अग्रीमेंट। अब गाइस क्योटो प्रोटोकॉल तो फेल हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि क्योटो प्रोटोकॉल के फेल होने की वजह से जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स थी वो रिजॉल्व हो गई। ऑन दी अदर हैंड, अगर क्योटो प्रोटोकॉल सक्सेसफुल होता तो कुछ हद तक एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो थी वो रिजॉल्व होती। एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो रिजॉल्व हुई ही नहीं थी। इसी रीजन की वजह से गाइस क्या हुआ, इसी रीजन की वजह से 2012 में कतार की कैपिटल दोहा में एक मीटिंग हुई जिसका नाम था दोहा समिट। In 2012 a meeting took place which is known as Doha Summit। Guys, दोहा समिट में बात की गई सेकंड कमिटमेंट पीरियड की। In Doha Summit the second commitment period was talked about। इसके बारे में बात की गई। अब गाइस इस दोहा समिट में गाइस जब दोहा समिट हेल्ड हुई तब गाइस सेकंड कमिटमेंट पीरियड को असर्टेन किया गया फ्रॉम 2012 टू 2020। It was from 2012 till 2020 that the second commitment period was asserted। कंट्रीज ने ये कहा
कि हम फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में फेल हो गए, लेकिन हमें भी एनवायरनमेंट को बचाना है। इसी रीजन की वजह से ये कहा गया कि गाइस अब एक सेकंड कमिटमेंट पीरियड लाया जाएगा एंड दैट सेकंड कमिटमेंट पीरियड विल गो फ्रॉम 2012 टू 2020 और इस सेकंड कमिटमेंट पीरियड के मैंडेशंस सेम रहेंगे एज फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। तो यहां पर ना इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था। ये इवेंट इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि गाइस जब कंट्रीज फेल हो गए तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने एनवायरमेंटल कंसर्न्स को कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स इंपॉर्टेंट हैं, हमें एनवायरमेंटल कंसर्न्स को रिजॉल्व करना है। हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल में फेल हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपने आप को एक सेकंड चांस देना है। और जब हम लोगों को सेकंड चांस देना है तो हम लोगों को जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था उसे चेंज कर देना है इनटू सेकंड कमिटमेंट पीरियड, और सेकंड कमिटमेंट पीरियड में हमें उन्हीं मैंडेशंस को फॉलो करना है जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में दिए गए थे। यानी कि गाइस दोहा समिट में एक्चुअली में क्या हुआ, द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड वाज मॉडिफाइड टू सेकंड कमिटमेंट पीरियड। जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था गाइस उसे मॉडिफाई कर दिया गया सेकंड कमिटमेंट पीरियड में। और गाइस जब भी इस तरीके से मॉडिफिकेशंस होते हैं आप लोग जानते हैं, इसी मॉडिफिकेशंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, इन्हीं मॉडिफिकेशंस को हम लोग अमेंडमेंट्स बुलाते हैं। इसीलिए गाइस ये जो 2012 वाली समिट हुई थी, दिस 2012 समिट इज नोन एज द दोहा अमेंडमेंट। इसे हम लोग दोहा अमेंडमेंट कहते हैं। तो दोहा अमेंडमेंट में क्या हुआ था, फर्स्ट पीरियड में जो टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए थे उन्हीं टारगेट्स को अचीव करने के लिए कंट्रीज ने खुद, ये UNFCCC IUCN ने नहीं किया था, कंट्रीज ने खुद एक सेकंड कमिटमेंट पीरियड अपनी तरफ से फिक्स कर लिया था। जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था उसे अमेंड करके सेकंड कमिटमेंट पीरियड कर लिया था। लेकिन गाइस 2015 तक ये पता लग गया था कंट्रीज को that even the second period is not getting successful. सेकेंड पीरियड भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। उन लोगों ने जो जो कुछ भी सोचा था उनमें से कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली जो दोहा अमेंडमेंट था, उस दोहा अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया in 2015. दोहा अमेंडमेंट was rejected in 2015. तो दोहा अमेंडमेंट सिर्फ 3 ही साल चला, 2012 से लेके 2015 तक। 2015 में फिर से कंट्रीज को पता लग गया हमसे ना हो पाएगी, ये तो नहीं हो पा रहा, वी आर नॉट एबल टू डू दैट। अब गाइस दोहा अमेंडमेंट तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन प्रॉब्लम एक है, एंड दैट प्रॉब्लम इज कि अब कोई ऐसा इंटरनेशनल प्रोटोकॉल नहीं है जिस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के चलते कंट्रीज अपने कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करें। सो देयर वाज नो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल दैट वाज लेफ्ट दैट वुड हैव ऑब्लिगेटेड द कंट्रीज टू रिड्यूस देयर कार्बन एमिशंस। अब गाइस जब दोहा अमेंडमेंट रिजेक्ट हुआ तो आता है हमारा लास्ट अग्रीमेंट, ये भी एक अमेंडमेंट ही है। We come to the next agreement, the last amendment that has taken place in the Kyoto Protocol, and that agreement is known as the Paris Agreement. इस agreement को guys हम लोग बुलाते हैं Paris Agreement. Paris Agreement guys was signed on 22nd April 2016. 22nd April 2016 को पेरिस अग्रीमेंट साइन किया गया था।
और आप लोग जानते हैं 22 अप्रैल को क्या होता है? 22 अप्रैल इज द अर्थ डे। अर्थ डे 2016 पेरिस अग्रीमेंट वाज साइंड। अब गाइस ध्यान से सुनिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। ऊपर हम लोगों ने क्या बातचीत करी? ऊपर हम लोगों ने बातचीत करी कि क्योटो प्रोटोकॉल इस वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि यूएनएफसीसीसी ने सिर्फ टारगेट्स दे दिए थे लेकिन कोई एक्शन प्लान नहीं दिया था। अब गाइस इसी चीज को यूएनएफसीसीसी ने सही किया पेरिस अग्रीमेंट में। इन पेरिस अग्रीमेंट यूएनएफसीसीसी करेक्टेड इट्स मिस्टेक and UNFCCC brought a new concept in Paris Agreement which is known as INDC. तो गाइज पेरिस अग्रीमेंट में यूएनएफसीसीसी ने अपनी गलती सही करी और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग बुलाते हैं INDC which is intentionally nationally determined contributions। इसका फुल फॉर्म है इंटेंशनली नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। आईएनडीसी के कॉन्सेप्ट में गाइस यूएनएफसीसीसी ने कहा कि क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई भी एक्शन प्लान नहीं दे पा रही है, सॉरी गाइस ये मुझसे गलती हो गई, इंटेंशनली नहीं, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब गाइस इस कॉन्सेप्ट में यूएनएफसीसीसी ने कहा क्योंकि वो अपनी तरफ से कोई एक्शन प्लान नहीं दे पा रही है, सिंस इट इज अनेबल टू गिव एनी एक्शन प्लान it will give no targets। वो कोई टारगेट्स भी नहीं देगी अपनी तरफ से। यूएनएफसीसीसी ने कहा कि हर कंट्री अपनी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता है। एवरी कंट्री नोज इट्स एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और गाइस इसी रीजन की वजह से कंट्रीज को खुद मालूम है कि उन्हें अपने एमिशंस को रिड्यूस करना है। हमें उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें अपने एमिशंस कितने रिड्यूस करने हैं और इसीलिए कंट्रीज खुद अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे कि वो अपने एमिशंस कितने % से रिड्यूस करना चाहते हैं। बस हर 5 साल के बाद आफ्टर एवरी 5 years UNFCCC will take an assessment। हर 5 साल के बाद यूएनएफसीसीसी अपनी तरफ से एक असेसमेंट ले लेगी कि किस कंट्री ने अपने कार्बन एमिशंस कितने % से रिड्यूस किए हैं। तो पहले तो उन्होंने कोई एक्शन प्लान नहीं दिया था, अभी भी उन्होंने कोई खास एक्शन प्लान नहीं दिया, लेकिन पहले उन्होंने टारगेट्स दिए थे, अब उन्होंने टारगेट्स भी नहीं दिए। उन्होंने कहा कंट्रीज अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे कि कितना उन्हें कम करना है, कितना वो कम कर सकते हैं। यूएनएफसीसीसी बस हर 5 साल के बाद क्या करेगी? यूएनएफसीसीसी बस हर 5 साल के बाद अपनी तरफ से जो कंट्रीज हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को मेजर कर लेगी और कंट्रीज को ये बता देगी कि वो इतने % से अपने कार्बन एमिशन रिड्यूस कर पाए हैं या नहीं कर पाए। अब गाइस कोई कॉन्क्रीट एक्शन प्लान तो नहीं दिया गया था, बट स्टिल अब यूएनएफसीसीसी ने एक नॉट सो इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान दिया, लेकिन ये एक्शन प्लान आपको पता होना चाहिए, जिसे यूएनएफसीसीसी बुलाता है 20-20-20 टारगेट्स। इसे यूएनएफसीसीसी कहता है 20-20-20 टारगेट्स। गाइस 20-20-20 टारगेट्स में यूएनएफसीसीसी कहता है that if the country tries to reduce the use of fossil fuels by 20%
if the country tries to increase the use of renewable energy by 20%, and if the country can increase the energy efficiency by 20%। यहां पर एनर्जी एफिशिएंसी 20% बढ़ाने का मतलब है रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन बाय 20%। अगर कोई भी कंट्री इन तीनों चीजों का ध्यान रखता है, फॉसिल फ्यूल का कंबस्टन 20% से कम करता है, रिन्यूएबल सोर्सेस का यूज 20% से बढ़ाता है और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन 20% से डिक्रीज करता है, देन डेफिनेटली दैट कंट्री विल बी एबल टू रिड्यूस इट्स एमिशंस। तो गाइस ये कंट्री अपने एमिशंस रिड्यूस कर पाएगा। तो अब ध्यान से सोचिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल में एक्शन प्लान नहीं दिया गया था, टारगेट्स दिए गए थे। यहां पर गाइस एक एक्शन प्लान दिया गया है कि कंट्री को इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर कंट्री इन तीनों चीजों के ऊपर फोकस कर लेता है तो वो अपने एमिशंस रिड्यूस कर लेगा। और गाइस अब की बार एक एक्शन प्लान तो दे दिया गया बट टारगेट्स नहीं दिए गए। सो दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड इन द पेरिस अकॉर्ड। ये चीज डिसाइड की गई पेरिस अकॉर्ड में। 196 यूएन मेंबर्स ने पेरिस अकॉर्ड को रेटिफाई किया, लेकिन फिर आप लोग जानते हैं बाद में यूएसए ने पेरिस अकॉर्ड से बाहर पुल आउट कर लिया। अब गाइस पेरिस अकॉर्ड इज रेटिफाइड बाय 195 मेंबर्स। 195 मेंबर्स हैं वर्ल्ड के, या 195 कंट्रीज हैं वर्ल्ड के जिन्होंने पेरिस अकॉर्ड को रेटिफाई किया है। So this is what you need to understand about the Paris Agreement, also known as the Paris Accord. So please remember, ये important है, क्योटो और पेरिस इन दोनों में डिफरेंसेस क्या थे? बिल्कुल ऑपोजिट थे। क्योटो में कोई एक्शन प्लान नहीं था और टारगेट्स थे, पेरिस में एक्शन प्लान था या है और टारगेट्स नहीं है। इतनी बात याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस इज गाइस द स्टोरी अबाउट द वेरियस इंटरनेशनल कन्वेंशंस दैट हैव टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। तो गाइस इतनी कहानी है जो हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता होनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी नीड टू नो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल क्यों फेल हुआ, दोहा समिट क्या थी, दोहा समिट भी फेल हो गई, और दोहा समिट के फेल होने के बाद अब जो लास्ट या लेटेस्ट हम लोगों के पास अग्रीमेंट आया है दैट इज पेरिस अग्रीमेंट। पेरिस अग्रीमेंट में एक्शन प्लान दिया गया है, टारगेट्स नहीं दिए गए हैं। ये बिल्कुल क्योटो प्रोटोकॉल से ऑपोजिट है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। इतनी कहानी है गाइस जो आपको समझनी है अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। तो गाइस आज के लिए इतनी कहानी याद रखिए। अब कल प्लीज रिमेंबर, कल हम लोगों की लास्ट क्लास है। अब गाइस कल हम लोग बात करेंगे पहले दो छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में, विच इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज छोटा इस वजह से है क्योंकि हम कुछ बातें कर भी चुके हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में और ज्यादा हमें पता भी नहीं है क्लाइमेट चेंज के बारे में अभी तक, अभी तो रिसर्चेस चल ही रही है। उसके बाद गाइस एक छोटा सा टॉपिक आएगा विच इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, EIA। ये टॉपिक छोटा सा है, थ्योरेटिकल है। इस टॉपिक में मैं आपको कल क्लास में ही डिक्टेशन दूंगा। ये बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, मेरे को लिखवाना पड़ेगा और फिर समझाना पड़ेगा।
तो हम लोग पहले कल बातचीत करेंगे अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ये आधे घंटे में दोनों टॉपिक, दोनों मतलब आधे घंटे में तो नहीं, 40-45 मिनट में निपट जाएंगे। और उसके बाद गाइस हम लोग लास्ट बातचीत करेंगे अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। फिर हम लोग गाइस बातचीत करेंगे अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट भी काफी थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसमें भी मैं आपको कुछ डिक्टेशन क्लास में ही दूंगा। तो गाइस कल हम लोगों को तकरीबन 40-45 मिनट लगेंगे EIA और क्लाइमेट चेंज में, और फिर तकरीबन 3 घंटे लगेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट और नेचुरल डिजास्टर्स में। डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा मिला के 3 घंटे का टॉपिक है। तो गाइस कल की हमारी क्लास थोड़ी लंबी होगी, वैसे भी लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास हमेशा थोड़ी लंबी होती है, तो कल थोड़ा खा पी के बैठना या साथ में खाना पीना लेके बैठना। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।